दोस्तों, याद होगा आपको, मैंने बताया था पिछले वीडियो में आपको कि ये नीचे एक गांव में पहुंच गए थे और वहां से लौट के जिम कॉर्बेट साहब लौट के वापस आ रहे थे और उसी स्थान पे आ गए जिस स्थान से जहाँ पे वो चौबाटा था, जहाँ से एक रास्ता वो 4000 फीट की खड़ी चढ़ाई आती थी और फिर 1000 फीट नीचे जो है गांव था जहाँ इन्होंने रात काटी थी। और फिर वहाँ पे दो रास्ते थे, एक रास्ता जो 6 फीट का जाता था जो उस गांव की तरफ गया था, और एक रास्ता जो शारदा नदी की तरफ जाना था। अब इन्होंने वहाँ पे क्रॉस का निशान, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ऐसे क्रॉस का निशान लकड़ी और पत्तियों से बना दिया था कि इनके आदमी उस तरफ ना जाएं। तो ये शारदा वैली की तरफ इन्होंने, शारदा नदी की तरफ इन्होंने जाना शुरू किया। तो जंगल था, कई कई जगह पे खुला एरिया आ रहा था, कहीं पे जंगल आ रहा था। तो जहाँ जहाँ पे खुला एरिया आ रहा था वहाँ से ये देख रहे थे बड़ा खूबसूरत हिमालय के पीक्स इनको दिखाई पड़ रही थी, स्नो कैप्ड माउंटेन्स जिनको हम बोलते हैं। तो हिमालयन पीक्स इनको दिख रही थी। मैं अपना आइडिया लगा रहा हूँ, अगर एक काली को तल्ला देश एरिया से या चंपावत लोहाघाट साइड से देखा जाए तो पंचाचूली का एरिया ज़्यादा क्लोज होता है त्रिशूल और चौखंबा के अपेक्षा। नंदा देवी तो हर जगह से विजिबल है। तो ये वहाँ से उस में रास्ते से बढ़ रहे थे और रास्ते में देखते हुए ये पग चिन्हों को भी जा रहे थे। तो इन्हें कई जगह पे उस बाघ के पग चिन्ह दिख रहे थे। उस बाघ के अलावा लेपर्ड के, घुरड़ के, काकड़ के, बकरियों के, यानी कई जानवरों के और भी निशान थे। जो ये बाघ के जो पद चिन्ह थे ये पुराने हो चुके थे और इनको देख के आभास हो रहा था कि बाघ इन रास्तों पे मूवमेंट में रहता है, यानी कि चलता है, इन रास्तों में मूवमेंट रहती है उसकी। इसके अलावा पेड़ों में दिखाई पड़ रहा था उसके जो नाखून, अपनी टेरिटरी के लिए, जो बाघ की अपनी टेरिटरी बनाने के लिए पेड़ों में नाखून लगाता है और जितना ऊंचा हो सके उतना ऊंचा लगाता है, ताकि कोई दूसरा अगर बाघ वहाँ पे आए तो उस अगर वो उससे ऊपर जा रहा है तो मतलब ये माना जाता है कि ये ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा बलशाली है। ये आपस में इन लोगों की एक टेरिटरी डिसाइड करने का तरीका है पंजों से, नहीं तो लड़ते हैं। तो इस तरह से देखते हुए जाते। दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत करता हूँ आप सबका उत्तरांचल डायरीज़ में। उत्तरांचल डायरीज़ हमेशा रोज़ अपनी नई नई कहानियाँ आपके सामने लेके आता है उत्तरांचल की, जो कई भूत प्रेतों में रहती हैं। तो आजकल जैसे ये हमारे जो आदमखोर बाघ में, उनके ऊपर हमारे एपिसोड चल रहे हैं। तो ये तल्ला देश का आदमखोर कहानी को मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, जिसका ये संभवतः तीसरा भाग है या चौथा भाग है। ये कहानी थोड़ा लंबी है और बड़ी मज़ेदार है। करीब 4 मील ये जब चले तो इनको एक आगे एक मैदान सा दिखाई पड़ा, छोटा सा, जिस पे एक कोने में उसके मैदान के ढाल के एक कोने में एक पानी का, एक क्या कहना चाहिए, गधेरा सा दिखाई पड़ा। और वो एरिया पूरा उस तरफ बांज का जंगल था। मैंने कई वीडियो में बताया कि जो बांज का जंगल होता है वो पानी छोड़ता है, जबकि चीड़ पानी सोखता है। तो वो जो गधेरा बहते हुए जा रहा था वो नीचे की तरफ जा रहा था, ये भी उस दिशा में चल गए और वहाँ पे जा कर के इन्होंने गधेरे को पार किया उसके पानी में। और ये कहते हैं कि मेरे पाँव में वो गोल गोल पत्थर जो पानी में हो जाते हैं वो महसूस हो रहे थे। गधेरा पार किया, उसके बाद एक हल्की सी चढ़ाई इन्होंने चढ़ी और चढ़ाई चढ़ के एक मैदान सामने दिखाई पड़ा। मैदान के पीछे एक गांव था और वहीं पे कुछ गांव की लड़कियां जो पानी भरने के लिए संभवतः आ रही थी, उन्होंने इनको देखा और बड़े जोर से गांव की तरफ देख के चिल्लाने लगी, साहब आ गए, साहब आ गए, साहब आ गए। कौतूहल, खुशी। तो जब तक ये गांव पहुंचे तो सारे गांव के लोग जो है एक जगह पे एकत्र हो गए थे और इनका स्वागत वागत किया। और पटवा वो जो गांव का प्रधान था वो आया, उसने इनका वेलकम किया और बताया कि साहब आपके आने की सूचना अभी 2 दिन पहले हमको पटवारी जी से मिली थी। पटवारी जी आए थे और उन्होंने बताया था कि नैनीताल से एक सांप आने वाले हैं जो बाघ का शिकार करेंगे। तो हम आपको देख के समझ गए हैं कि आप ही कारपेट साहब हैं और प्रभु इससे हमें जो है आप मुक्ति दिलाइए। तो उन्होंने पूछा कि भाई ठीक है, इस गांव का नाम क्या है? तो प्रधान ने बताया साहब इस जगह का नाम तल्ला कोट है।
और बहुत विषम परिस्थितियों में हम लोग रह रहे हैं। हम ना टनकपुर जा सकते हैं सामान लाने के लिए, ना अपने जो हमारे ये खेत हैं इतने तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे के जो हमारे खेत हैं वो सब बंजर होते जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग डर के मारे उधर जाते नहीं है खेती करने के लिए, बाघ का इतना डर है। और बता दें, जिस दिन पटवारी आया था उसी दिन बाघ ने एक महिला को मार दिया था, लेकिन उस महिला के शव को जो है इन लोगों ने छुआ नहीं, क्योंकि डीसी साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब का ऑर्डर था अल्मोड़ा से कि कोई भी बॉडी को टच ना किया जाए जो बाघ के द्वारा मारी गई है। तो उन्होंने बोला, जब इन्हें पता चला कि भाई अभी 2 दिन पहले एक महिला का शिकार हुआ है, तो इन्होंने गांव के कुछ लोगों को बोला कि भाई आप लोग जाएं और ज़रा वहाँ पे देख करके आएं कि अभी बॉडी की स्थिति क्या है। तो एक 30 लोगों का दल तैयार हुआ जाके देखने के लिए। वो 30 लोगों का दल अपना चला गया देखने के लिए, और कुछ देर बाद लौट के आया। लौट के आने पर उससे बताया कि साहब वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उन्होंने बोला कुछ भी नहीं है मतलब? उन्होंने बोला साहब बाघ ने कुछ छोड़ा ही नहीं है सिवाय दांतों के, उस महिला के दांत हैं, बाकी कुछ नहीं है। इन्होंने बोला उस महिला के कपड़े होंगे क्या? नहीं साहब कपड़े भी नहीं हैं। अब इनको बड़ा वो हुआ कि यार चलो मांस नहीं मिलना समझ में आता है, लेकिन कपड़े भी नहीं हैं। तो इन्होंने बोला कि मैं उस जगह को मैं जाके देखना चाहता हूँ। तो एक लड़का तैयार हो गया जो इनको ले जाने के लिए कि मैं आपको उस जगह पे ले जाता हूँ और मैं आपको जो है वो जगह दिखा के लाऊंगा। ये जाने लगे। तो ये जैसे थोड़ा आगे चल रहे थे जहाँ पे इनको जाना था, वो जगह जो है कुछ एक इस तरह से थी जैसे 2 पहाड़ों को एक तीसरा पहाड़ आके जोड़ देता है ना। आप जो पहाड़ में रहते हैं उनको पता होगा, एक वो घोड़े की काठी जैसा हो जाता है, मतलब इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर नीचे भी खाई है, इधर नीचे भी खाई है। तो एक घोड़े की पीठ, घोड़े की काठी जैसा हो जाता है, उस तरह का वो भाग था। तो ये जब एक 17 साल का एक बच्चा जो इनको बोला कि साहब मैं आपको लेके चलूँगा वो जगह, मैं दिखाता हूँ आपको, तो वो बच्चे की माँ को ही शिकार किया था बाघ ने। तो ये बोले कि भाई मैं सैल्यूट करता हूँ इस बच्चे को जो अभी थोड़ी देर पहले 30 लोगों के दल के साथ भी गया था और अपनी माँ के सिर्फ जबड़े को देख करके लौट के आया हुआ है, इसकी माँ जिसकी अंत्येष्टि तक नहीं हो पाई है। तो ये बड़ा थोड़ा भावुक भी हुए और बड़े इनको वो भी आई बच्चे को देख के कि भाई इसको सलाम करना चाहिए, इसकी हिम्मत को। ये एक मेरे जैसे एक अजनबी के साथ उस बाघ के एरिया में चलने को तैयार हो रहा है, तो ये तो इसकी बहादुरी के लिए भाई इसकी तारीफ तो करनी बनती ही है। ये सब चल रहा था। तो इतने में वो बच्चा जो था, डूंगर सिंह उसका नाम था, डूंगर सिंह रुक गया और पीछे देखने लगा। तो पीछे इन्होंने भी मुड़ के देखा तो गांव की महिलाएं और आदमी लोग भी पीछे पीछे आ रहे थे और बड़ी तेजी से पटवारी अपने अर्दली, जो पटवारी के चौकी जो एक अर्दली उसको मिला होता है, उसके साथ एक बंदूक लिए हुए बड़ी तेजी तेजी से इनकी तरफ आ रहा है। तो इनको लगा कि शायद ये कुछ मैसेज लाया होगा, लेकिन वो पटवारी इनके दल में आके मतलब इनके साथ आके मिल गया। ये चलते हुए उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे काठी जो मैं बता रहा हूँ, एक घोड़े की पीठ जैसी काठी थी। वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ से इन्होंने देखा एक तरफ जो है लद्या नदी की वैली जा रही थी, नीचे कहीं लद्या नदी दिख रही थी, और दूसरी तरफ जो है महाकाली दिख रही थी। करीब 11 मील 10-11 मील नीचे महाकाली बह रही थी और दोनों तरफ नदियाँ थी। और पहाड़ की खूबसूरती तो होती है, लेकिन वहाँ पे ऐसे में खूबसूरती को कौन निहार रहा होता है। तो बच्चे ने बताया कि साहब वो थोड़ा सा वहाँ से दाहिनी तरफ को, जो लद्या वैली की तरफ के एरिया को थोड़ा सा दाहिनी तरफ को इशारा करके बताया कि साहब वो जो आप झाड़ देख रहे हैं, वो झाड़ी जो देख रहे हैं, उस जगह पे मेरी माँ की बॉडी थी। तो इन्होंने वहाँ पे देखा तो वहाँ पे एक पेड़ था जिसकी टहनियाँ लंगूर ने तोड़ दी थी, और इन्होंने सोचा कि वहाँ पे किस तरह से जाया जाए। ये प्लान करने लगे और नीचे गांव की तरफ आने लगे। पटवारी से इन्होंने पूछा भाई वो भैंसें कहाँ गई जो 2 भैंसें भिजवाई थी।
तो उसने बोला साहब वो जो 4 तारीख को जो बच्चे को मार दिया था, लड़के को, तो उसी गांव में भैंसे हैं, क्योंकि ऐसा पता नहीं था कि आप यहाँ आ जाएंगे, हमें तो ये उम्मीद थी कि आप उधर ही आएंगे, लेकिन आप इधर आ गए हैं। तो वो भैंसे वही हैं, मंगाई जा सकती हैं। कुछ इस तरह की जो भी बातें हुई, ये करते हुए नीचे आ गए। नीचे आके इन्होंने डिसाइड किया कि मैं अब उस एरिया पे जहाँ पे वो बॉडी है वहाँ पे जाके देखना चाहता हूँ कि क्या पोजीशन है, वहाँ पे बाघ है कि नहीं है, बाघ है, बाघिन है, या अकेली बाघिन है, या उसके साथ शावक भी हैं, बच्चे भी हैं, और सब चीज़ें ये मतलब समझना चाहते थे, क्योंकि एक शिकारी को जब तक आप पूरी चीज़ें डिटेल ना पता हो तो वो शिकार करने में वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। मतलब हर नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी होती है। इन्होंने, इनके आदमी जो है अभी तक आए नहीं थे इनके पास, तो इन्होंने जो है प्रधान था गांव का, उसके जो उससे बोला कि भाई ऐसा है, आप मेरा टेंट, ये जो पानी का जो स्रोत है जहाँ पे से वो लड़कियाँ पानी भरने के लिए जा रही थी, वहाँ पे मेरा टेंट आप पिच करवा दीजिए, मैं वहीं रहूँगा, और फिलहाल तो मैं जो है बाघ को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, अगर कोई मुझे कोई दूसरा रास्ता कोई बता सके तो वो डूंगर सिंह जो लड़का था उसने बोला कि साहब मैं आपको लेके चलूँगा। और ये चलने लगे। जैसे ये जाने लगे तो पीछे पीछे से जो पटवारी था वो भी अपने अर्दली के साथ दौड़ता दौड़ता हुआ आता हुआ दिखाई पड़ा। इन्होंने सोचा कि शायद ये कोई मैसेज लेके आया हुआ है, तो ये रुक गए उसके लिए। वो आया तो वो इनके दल में शामिल होने के लिए आया था, अपनी शॉर्ट गन के साथ में, जो इसके उनके अर्दली ने पकड़ लगी थी। हमारे पहाड़ में बोलते शटवारी उसको, पटवारी शटवारी। तो शटवारी ने वो एक शॉर्ट गन पकड़ लगी थी, तो उसने बोला कि साहब मैं भी चलूँगा आपके, हम दोनों भी आपके साथ चलेंगे बाघ को मारने के लिए। जिम कॉर्बेट साहब अंदर से तो नहीं चाहते थे कि ये लोग साथ में आए, लेकिन अनमने मन से इन्होंने कहा ठीक है आ जाओ यार। कारण क्या था, उनके पाँव में उनके पहने हुए जूते, जो चमड़े के भारी भरकम बूट्स उन्होंने पहन रखे थे, जिनके चलने से बड़ी आवाज़ हो रही थी, और ऐसी आवाज़ थी कि बाघ उनकी वो आवाज़ सुन के ही जो है भाग जाता। तो अनमने से उनको लेके खैर ये चले। अच्छा, जिम कॉर्बेट साहब तो रबड़ के सोल वाले जूते पहनते थे, चलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। इन्होंने डूंगर सिंह से पूछा, डूंगर सिंह जब तुम देखने के लिए गए अपनी माँ को, तो तुमने कुछ कुछ अलग सा कुछ महसूस किया? तो बोला हाँ साहब, जब हम जा रहे थे तो हमने वहाँ पे एक घुरड़ की और एक बंदर की हमने जो है आवाज़ सुनी। तो दोस्तों कॉर्बेट साहब बताते हैं कि घुरड़ इंसान को और बाघ को दोनों को देख के आवाज़ करता है, लेकिन जो लंगूर है, लंगूर सिर्फ इंसान को लंगूर सिर्फ बाघ को देख के कॉल देता है, वो इंसान को देख के कॉल नहीं देता है। लंगूर के लिए इंसान एक आम जीव है, उसके लिए उसको डर नहीं है। तो जिम कॉर्बेट साहब सोचने लगे इसका मतलब ये है कि बाघ वहीं पे कहीं पे था, जो इनके चलते, जब ये 30 लोगों का दल जा रहा था, इनके चलने की, इनके बोलने की आहट सुन के वो सरका होगा अपनी जगह से, और उसको सरकते हुए लंगूर ने भी और घुरड़ ने भी देख लिया। तो घुरड़ ने अपनी कॉल दी और बंदर ने अपनी कॉल दी होगी। अब ये चलते चलते एक ऐसी जगह में पहुंचे जहां से दो रास्ते कट रहे थे। एक रास्ता जा रहा था घने जंगलों की तरफ को, और दूसरा रास्ता जा रहा था जिस तरफ को कुछ खेत वगैरह थे, और कुछ एरिया जंगल काफ़ी आगे जाकर के मैदानी और कुछ खेत थे, और वहाँ पे थोड़ी गुलदार वगैरह भी थे, और गुलदार नहीं, वो गुलदावरी जो फ्लावर होते हैं उसकी भी पौध थी, वो भी नेचुरली हो रहे थे, और वो मतलब खेतों की तरफ को रास्ता जा रहा था, और आगे जाकर के उस पर कहीं पे जंगल था। तो उस बच्चे ने बताया कि साहब यहीं पे मेरी माँ को बाघ ने मारा। तो इन्होंने क्या किया, पटवारी को और उसके आदमी को और डूंगर सिंह को बोला कि तुम तीनों लोग यहीं पे रुको, और मैं जाके देखता हूँ कुछ अगर दिखे, लेकिन तुम लोग यहाँ पे बिल्कुल शांत होकर रहना, बोलना मत जब तक मैं ना बोलूँ। अचानक जो है डूंगर सिंह ने यूं करके ऊपर देखा, पीछे पीछे घूम के ऐसे ऊपर देखा, तो उसको देख करके कॉर्बेट साहब ने भी देखा। तो उन्होंने देखा ऊपर वो जहाँ पे वो घोड़े की, जो मैंने बताया था ना, पीठ के समान जो जगह थी, वहाँ पे गांव वाले खड़े थे और कुछ इशारों से कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। तो डूंगर सिंह ने कान से ऐसे करके सुनने की कोशिश करी वो क्या कह रहे हैं,
और गर्दन हिलाता रहा। और उसके बाद जब वो कॉर्बेट साहब से बोला, कुछ बोलने को हुआ, तो कॉर्बेट साहब ने इशारा किया यूं यूं करके, शांत शांत शांत। उसको पास बुलाया, बोला कि देखो ये मेरा जो बायां कान है इस पर परेशानी, मैंने बताया था ना कि वो बंदूक की गोली चलने से पहले दिन वाले वीडियो में, इस कहानी के पहले वीडियो में, कि इनके कान के ड्रम फट गया था। तो ये इन्होंने बताया भाई मेरे कान में दिक्कत है, मुझे सुनने में दिक्कत है, और तुमको जो भी कुछ बोलना है मेरे दाएं कान में आना और धीमे से बोलना, क्योंकि जोर से बोलोगे तो तुम्हारे से मैं सुनूं उससे पहले बाघ सुन लेगा और भाग जाएगा। तो अब बोलो क्या बात है। तो उससे बताया कि साहब ऊपर से मेरा भाई इशारा कर रहा है कि वो आगे जो खेत दिख रहा है बंजर वाला, उस खेत के नीचे एक और खेत है, वहाँ पे कोई लाल सी चीज़ चमक रही है, कोई लाल लाल से रंग की चीज़ है जो चमक रही है। तो जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार वो घुरड़ भी हो सकता है, वो काकड़ भी हो सकता है वो बाघ हो। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने पटवारी और वो शटवारी, जो उसका, मैं शटवारी बोलूँगा, मैं आदत है भाई पटवारी शटवारी कहने की, तो उसकी जो गन थी उसको अनलोड किया, यानी कि उससे बंदूकें से गोलियां निकलवा दी बाहर, और उन दोनों से बोला कि तुम लोग पेड़ में चढ़ जाओ। और वो खुश हो गए और खुशी के मारे पेड़ में ऐसे चढ़ गए जितने ऊपर तक वो चढ़ सकते थे। उनका डर उनको पेड़ के टॉप तक चढ़ा ले गया। अब वो तो टॉप पे जाके बैठ गया। अब जिम कॉर्बेट साहब ने चलना शुरू किया, पीछे से डूंगर सिंह ने भी चलना शुरू किया। चलते हुए ये थोड़ा संभाल के चलते 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 ये एक खेत के पास पहुंचे जहाँ पे हरा सा खेत था। उसके नीचे का खेत इन्होंने देखा जो करीब 30 फुट चौड़ा और लंबा और 10 फुट के करीब चौड़ा एक खेत था जो इनकी नज़रों के सामने आया। और उसके बाद में एक खेत और था जिसमें हरी घास सी थी, और उस खेत पे 2 बाघ 10-10 फीट की दूरी पे, मतलब एक बाघ दूसरा बाघ, और दोनों ने बीच की जो दूरी थी वो 10 फीट की थी। देखिए रुके, तो एक बाघ का जो फेस था वो सामने पहाड़ी की तरफ था जहाँ तक जाने में मैदान था पूरा, और दूसरे जो बाघ था उसका जो फेस था वो झाड़ की तरफ था, यानी कि झाड़ियों की तरफ था। तो इन्होंने सोचा कि अगर ये जो पहला वाला बाघ है जो मेरे को दिख रहा है, जो मेरी रेंज में है, अगर मैं इसको पहले गोली मारता हूँ तो जो दूसरा बाघ है वो झाड़ी के अंदर घुस जाएगा और गायब हो जाएगा। और अगर मैं दूसरे वाले को, जिसका मुंह जो है झाड़ी की तरफ है, इसे गोली मारता हूँ तो पहला वाला बाघ पहाड़ की तरफ भागेगा और भागने में मुझे टाइम मिलेगा उसे शूट करने का। ये झुके, कोहनी के बल हो गए एकदम। इन्होंने गन को साध करके इन्होंने लिया निशाना और अंदाज लगाया कि वो जो बाघ है उसकी चेस्ट कहाँ पे है। एक आइडिया लिया चेस्ट का और साधा हुआ निशाना कॉर्बेट साहब का फायर दाग दिया। वो बाघ बिना आवाज के जैसे सोया था वैसे ही चिर निद्रा में विलीन हो गया। लेकिन ये वाला जो बाघ, दूसरा बाघ था जिसका मुंह जंगल की तरफ था, जो बीच के, जिसको मैदान मिलना था भागने के लिए, वो इतनी फुर्ती से उछला और उछल के वहां से एक 5 फीट ऊपर जाकर के एक खेत था जिसमें एक गूल थी। गूल मतलब आप जानते हैं पानी की एक नाली होती है, करीब 1.5 से 2 मीटर चौड़ी और करीब 2-3 मीटर, मतलब 2-3 फीट थोड़ी गहरी गूल होती है, नाली होती है। जो क्या होता है, पहाड़ से, नदियाँ पहाड़ के ऊपर से आती है ना बहते हुए, तो यहाँ से जो है बना दी जाती है किसी पहाड़ी टॉप से, और वो खेतों के लिए ले आई जाती है। तो नदी नीचे जा रही है लेकिन उसी से एक धारा और निकाल दी तो वो इधर आ जाती है, और वो जगह जगह पे उस पर पत्थर निकाले दिए जाते हैं जिससे कि हर खेतों में पानी जाए। तो काफ़ी दूर तक ऐसी गूल बना दी जाती है जिससे कि नदी का पानी खेतों को मिलता रहे। ये पहाड़ों में बड़ी पुरानी तरीका है। इसी से पंचक्की भी इसी तरह से चलाई जाती है पहाड़ों में, आटा वाटा करने के लिए पानी को मोड़ दिया जाता है और उसको ला करके, खैर वो विषय अलग है, वो कभी और करेंगे उस पंचक्की पे बात। तो इस तरह से वो गूल के पास पे खड़ा होकर के उस बाघ को देखने लगा जिसको गोली लगी थी। जिम कॉर्बेट साहब के लिए इतना टाइम बहुत था। इन्होंने लिया और लेकर के धां से गोली मारी और वो भी उसी गूल में गिर गया। उसी जो पानी का जो वो स्रोत, जो पानी जो जा रहा था उसी में गिर गया। अब जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि यार हमने मैन ईटर को मार दिया है,
और मेरे ख्याल से ये कि इनका ये जो है ये मीटिंग का टाइम था और इसको पार्टनर मिल गया था। अब ये दोनों जो है शिकार करके आराम से पेट भर के अपना फ्री होके बैठे हुए हैं। तो ये सब ये चीज़ सोच रहे थे, इतने में जो है इनको वो जो गुलदावरी थी कि जो मैदान था जिसमें गुलदावरी लगी हुई थी, उसमें किसी भारी भरकम जीव के चलने की मूवमेंट की आवाज़ सुनाई पड़ी। इन्होंने उस सब देखा तो इनको दिखाई तो कुछ नहीं पड़ा, क्योंकि गुलदावरी के जो होते हैं वो करीब 2, 3, ढाई 3, 3.5 फीट तक की, 4 फीट तक की भी झाड़ हो जाती है। तो उसके अंदर से चलती भी कोई चीज़ जा रही थी और उसके पत्तियों के और फूलों के हिलने से महसूस हो रहा था कि यहाँ से कोई चीज़ गुजर रही है। अब ये जो है इंतज़ार करने लगे कि कब ये चीज़ सामने आएगी। थोड़ी देर में जब वो निकल के सामने आया तो एक बाघ, भयानक बाघ, जो करीब इनसे 150 मीटर की दूरी पे था, और जैसे ही सामने आया इन्होंने लिया और उसको धां से गोली मारी। उसके गोली लगी। जिम कॉर्बेट साहब बोलते हैं कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कई शिकार किए हैं और शिकार करके मैंने देखा है कि किस तरह से जानवर मरता है, लेकिन ये पहली बार देखा कि इस तरह से लहराते हुए, मतलब वो बड़े इस तरह से लहराया, लहराने के बाद गिरा, गिरने के बाद पहाड़ी में धीरे 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 रोल करने लगा, और उसके बाद एकदम तेज गिरने लगा, रोल करता गया, और उसके बाद जाकर के एक पेड़ के, जो बाँस का पेड़ था, उसके तने में फंस गया। फंस कैसे गया? उसका शरीर आधा पेड़ के इस तरफ और शरीर आधा पेड़ के इस तरफ। ये पेड़ है तो शरीर में ऐसे हो गया, यानी कि इधर और इधर आधा आधा। अब इन्होंने बैठ गए आराम से। इन्होंने कहा चलो यार हो गया, लो मैं तो देखो एक आदमखोर को मारने के लिए आया था, यहाँ तो मैंने 3 मार दिए हैं, यानी कि एक आदमखोर तो पक्का है, क्योंकि वो औरत के शिकार के पास में मिला हुआ है। और इन तीनों में मेन आदमखोर कौन है ये कहना मुश्किल है, क्योंकि दोनों बच्चे भी पूर्ण जवान हो गए थे और संभवतः 1-2 दिन में उनको परिवार से अलग हट जाना था, अपनी टेरिटरी बनानी थी अलग जाकर के, यानी कि वयस्क हो गए थे। और कॉर्बेट साहब यहाँ पे थोड़ा बाघों के बारे में बताते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैन ईटर अगर माँ है तो उसके बच्चे भी मैन ईटर हों, वो मांस खा रहे हैं। देखिए ये बाघिन जो है 8 साल से शिकार कर रही है और बच्चे 2-2.5 साल के हैं, 2.5 से 3 साल के बीच में हैं, तो यानी कि वो पहले से मांस खा रही है। और बच्चे जब पैदा हुए तो तब भी मांस खा रही थी आदमियों का, यानी कि बच्चे इंसान का मांस खाते खाते ही बड़े हुए थे, उन्हें पता था इंसान के मांस का टेस्ट। लेकिन वो ये कहते हैं हिंदुस्तान के जो रॉयल बंगाल टाइगर है, इसके लिए ये कोई गारंटी नहीं है कि अगर माँ आदमखोर भी है तो बच्चे भी आदमखोर होंगे, ये इस बात की कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो आदमखोर ना बने, लेकिन बहरहाल कृत्य माँ का था, सज़ा बच्चों को मिल चुकी थी। अब ये बैठे वहाँ पे आराम से सिगरेट जलाने की सोच रहे थे, इतने में इन्होंने देखा कि वो जो बाघ जो पेड़ में आधा इधर आधा उधर था, वो क्योंकि खून एक तरफ को हो जाने की वजह से वो गिरने लगा। तो गिरने लगा, इन्होंने अपनी गन उठाई और उठा करके गांव वालों को दिखाने के लिए कि देखो यार मैं तो चलती फिरती चीज़ें भी निशाना साध सकता हूँ, यानी कि गिरती हुई चीज़ मतलब मूवमेंट वाली चीज़ को भी इन्होंने लिया और वो गोली मार दी उसके। अब वो गोली उसको लगी ना लगी ये तो इनको नहीं पता, लेकिन थोड़ी झाड़ियों में गिरने की और उसके बाद एक हल्की धप्प की आवाज़ सुनाई पड़ी, जो बाघ नीचे जहाँ पे गिरा। तो जिम कॉर्बेट साहब सोचने लगे अब पता नहीं गोली लगी कि नहीं लगी, लेकिन इन गांव वालों को उस बाघ को लाने के लिए अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। इन्होंने सिगरेट जलाई, सिगरेट जला करके ऐसे ऐसे करके जो अच्छा जो थे, इन्होंने ऐसे ऊपर जब देखा था तो पटवारी ऊपर जो टॉप में बैठा हुआ बिल्कुल देख रहा था, वो उसकी चेहरा खिला हुआ था और वो उस इनके इशारा पा करके पटवारी भी शटवारी भी दोनों उतर के आ गए थे। डूंगर सिंह जो बहुत धीमे धीमे सांस ले पा रहा था, पहले डर रहा था, उसके अंदर जिज्ञासा थी, कौतूहल था, डर था, अब वो खुशी से नाचने लगा था। और ऊपर देखा तो जो ऊपर जो जहाँ पे गांव वाले खड़े थे वो भी बिल्कुल नाचे पड़े थे खुशी से, वो भी बड़े खुश थे। और जिम कॉर्बेट साहब भी वो खुशी महसूस कर रहे थे जो एक शिकारी को होनी चाहिए कि लो यार देखो मैंने आते ही जो है आदमखोर सहित 2 और बाघ 3 बाघ मार दिए हैं। तो इनकी भी अपनी एक खुशी थी, लेकिन इनके आदमियों का सोचना अलग था। इनके आदमियों का सोचना ये था कि हमने नैनीताल से निकलते हुए जो पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया था उसकी वजह से ये हुआ है संभव। इसमें जिम कॉर्बेट साहब के अच्छे निशानेबाजी, अच्छे
किस्मत और अच्छे भाग्य को इन लोग नहीं मानने को तैयार थे। ये उनको मान रहे थे कि जो हमने पहले पूजा कराई थी, हमने वहाँ पे मुहूर्त निकलवाया था पंडित जी से नैनीताल में, कि कोई भी बुरी आत्माएं हमें हमारे कार्य में विघ्न न डालें। खैर जो भी रहा, जिम कॉर्बेट साहब ने सोचा कि जो गूल में, जो ये पानी की नहर में जो ये बाघ गिरा हुआ है, चलो मैं इसको जाके देख के आता हूँ क्या है ये, बाघ है, बाघिन है, क्या है ये। तो ये वो थोड़ा सा ऊपर चढ़ के जाना था इनको, तो जैसे ही जाने लगे तो डूंगर सिंह पीछे से चिल्लाया, साहब बाघ बाघ। तो ये तुरंत अलर्ट होके बैठ गए, इनको लगा कि ये जो बाघ है ये मरा नहीं है और ये उठ के कहीं से आ रहा है। ये अलर्ट होके गन लेके बैठ गए और निशाना देखने लगे कहाँ है कहाँ है। तो डूंगर सिंह बोला, साहब वहाँ नहीं, वहाँ। तो उन्होंने देखा तो पहले इनको समझ में नहीं आया, फिर जब इन्होंने गौर से देखा तो वो बाघ जो पेड़ में आधा लटका हुआ था वो नीचे गिर के अब थोड़े चेतना में आ गया था और लंगड़ाते हुए ऊपर की तरफ चल रहा था। वो 2-3 कदम चल रहा था, फिर रुक जा रहा था। उसके कंधे में गोली लगी थी और उससे खून बहता हुआ उनको दिख रहा था। तो इन्होंने लिया निशाना और गोली मारी। ये बोलते कि मुझे ऐसा लगा जैसे बंदूक की गोली बहुत धीरे धीरे जा रही है। अचानक वहाँ पे कुछ धूल उड़ी और उसके बाद में वो चलने लगा आगे को। अब मुझे एक गोली की ज़रूरत और थी, लेकिन क्या करते, थी ही नहीं। देखिए 5 गोलियां थी, पहले 2 गोली में 2 बाघ मारे, तीसरी गोली में बाघ को मारी जो वो पेड़ में लटक गया, चौथी गोली जब वो गिर रहा था उस पर मार दी, जो उस पर लगी कि नहीं लगी पता नहीं, और 5वीं गोली जो इन्होंने अभी चला दी थी, जो जिससे धूल सी उड़ी बाद में लास्ट में। अब इनके पास गोली नहीं, खाली बंदूक, और बाघ जा रहा है। तो बाघ ऐसे धीरे धीरे चलते चलते इनकी आंखों से ओझल हो गया, यानी कि तल्ला देश की नरभक्षी अभी मरी नहीं थी। 2 बच्चे उसके मर गए थे। इतने में ऊपर से भीड़ को काटते हुए माधव सिंह, हीरा और राम सिंह वगैरह आए। उन्होंने समझा परिस्थिति को और इनको गोलियां दी। तो इन्होंने माधव सिंह को बोला कि भाई ये गांव के आदमियों को बुलाओ और इन दोनों बाघों को गांव में लेके चलो, मैं जा रहा हूँ उस बाघ के पीछे। इन्होंने अपनी गन वन लोड करी और अपना किया। उसके बाद में ये वहाँ पे जाके पहुँचे। वहाँ पे जाके इन्होंने देखा कि थोड़ा खून पड़ा हुआ है और उसके बाल, बाघ के जो बाल हैं वो वहाँ पे गिरे पड़े हैं। और वो खून को देखते देखते थोड़ा कुछ दूर तक आगे गए तो आगे जा कर के फिर घनी झाड़ियाँ शुरू हो गई थी। घनी झाड़ियाँ अब शुरू हो गई थी और थोड़ा अंधेरा होने लगा था, और जिम कॉर्बेट साहब के पास में कुछ साधन नहीं था। तो इन्होंने उस दिन का विचार त्यागा और उसके बाद ये वहाँ से लौट के आ गए कि अब आगे मैं कल सुबह जाऊँगा और तब जाके इनको ढूंढूंगा। तो दोस्तों मैं भी अब कल सुबह ही आपको मिलूँगा, मैं नहीं कि अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। जब कॉर्बेट साहब आगे बढ़ेंगे तो हम भी उनके साथ साथ चलेंगे और आगे की कहानी आपको सुनाऊंगा कि तल्ला देश की आदमखोर मारी गई या नहीं मारी गई या क्या हुआ उसका। 2 बच्चे मार दिए गए। दोस्तों यहीं पे कहानी समाप्त करता हूँ और आज्ञा दीजिए अपने इस दोस्त को, आज्ञा दीजिए अपने इस उत्तरांचल डायरीज, अपने इस चैनल को। जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय भारत माँ।